सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12th का हम लोग ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं और चलिए जानते हैं कि ज्योग्राफी को क्लास 11th में और क्लास 12th में कैसे जो है दो भाग में बांट करके पढ़ाया हुआ। अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि भूगोल जो है, भूगोल को जो है दो भाग में बांट करके, एक जो है भौतिक भूगोल, एक जो है देख रहे हैं कि भौतिक भूगोल, जो कि हम लोग जो है 11th में पढ़ करके आ रहे हैं। साथ ही आज हम लोग जो 12th का पढ़ाई करेंगे वो मानव भूगोल करेंगे। 12th में जो पढ़ाई करेंगे हम लोग वो किस भूगोल के अंतर्गत आएगा, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, भूगोल को जो है दो भाग में बांट करके, पहला तो भौतिक भूगोल जो 11th में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, और जो 12th में पढ़ाई करेंगे वो मानव भूगोल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इनका जो जनक है वो कौन है? हम्बोल्ट है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, हम्बोल्ट को, ठीक है ना। और इनका किताब का नाम जो है वो है कोस्मोस। क्या नाम है? कोस्मोस। तो भौतिक भूगोल का जनक कौन है? हम्बोल्ट, और उसके किताब का नाम क्या है? कोस्मोस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल, ठीक है। तो मानव भूगोल के जनक जो है फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपको याद रखना है। मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। और इनका जो किताब का नाम है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। ये जो है फ्रेडरिक रेटजेल का जो किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। और ये जो विद्वान है, ये जो भूगोलवेता है, वो कहाँ का रहने वाले हैं? तो जर्मन के भूगोलवेता, ठीक है। और भौतिक भूगोल के भी जनक हम्बोल्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो वो भी जर्मन का ही भूगोलवेता। तो मैक्सिमम जो है भूगोल को विकास करने में या विस्तारित करने में ज्यादातर जो है जर्मन के भूगोलवेता का योगदान रहा है। चलिए आगे हम लोग जो है देख लेते हैं कुछ विषय सूची। और विषय सूची में जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देखिए विषय सूची में आ गए। अब जो है हम लोग को यहाँ देखिए मानव भूगोल के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि 12th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मानव भूगोल ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल हम लोग पीछे छोड़ के आ रहे हैं, 11th में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मानव भूगोल का जो पहला भाग आ है, ठीक है। मानव भूगोल को भी 3 भागों में बांटा है। पहला भाग आ मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और दूसरा भाग जो है भाग बा जो है वो है भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था, यानी भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। एक भाग स है जिसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रायोगिक कार्य, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। और बच्चों ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी का जो है 70-30 का कहानी है, 70-30, ठीक है। ये 70-30 क्या है या 70-30 क्या है? ये थ्योरी सेक्शन है। ये जो है आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाई करना है, और ये जो है आपका जो है प्रैक्टिकल है। क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकल सेक्शन भी देखेंगे और थ्योरी सेक्शन को 1 बाय 1 चैप्टर हम लोग जो है वीडियो में देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, सीधा चैप्टर 1 में आ जाते हैं बच्चों। चैप्टर 1 में जो है दिख रहे हैं कि मानव भूगोल और एक परिचय, और हमका जो है हम लोग जो है उनका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं। पहला बोल रहा है कि अवधारणा, कॉन्सेप्ट, भूगोल ज्ञान की एक विशाल वट वृक्ष के रूप में पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। भूगोल मूलतः 2 शाखाओं में विभक्त है, क्रमशः भौतिक भूगोल, जो कि मैंने कहा कि 11th में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा भूगोल हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल, जो कि हम लोग 12th में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बुढ़ाई भौगोलिक अध्ययन का प्रारंभिक अवस्था में केवल भौतिक भूगोल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विद्वानों द्वारा किया जाता था। पहले जो भूगोल का अध्ययन किया जाता था सिर्फ भौतिक भूगोल के बारे में बताया जाता था। अब इसके अंतर्गत मुख्यतः स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आदि का अध्ययन सम्मिलित है, ठीक है ना। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ रहे थे? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल इत्यादि के बारे में। अब बढ़े कि भूगोल की द्वितीय मुख्य शाखा के अंतर्गत मुख्यतः मानव से संबंधित, जैसे मानव से संबंधित जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव की उत्पत्ति कैसी हुई, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग अगर मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन। कौन दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ठीक है ना। इन्होंने भी एक किताब लिखा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो है
किताब जो है चार्ल्स डार्विन लिखा है, ठीक है ना। ये हमेशा पूछते रहता है कि मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत जो है किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन स्पीसीज, ठीक है। ये जो है चार्ल्स डार्विन का किताब का नाम है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है जनसंख्या से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बाद प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, मानव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मानवीय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी भाषा से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। वो अध्ययन भी सम्मिलित किया गया। देखिए किन किन चीजों को जो है मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। बोल रहा है कि भूगोल का द्वितीय जो शाखा है मानव भूगोल, ठीक है ना। मानव भूगोल को द्वितीय शाखा बोल रहा है, पहला को भौतिक भूगोल कर रहा है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है जनसंख्या को, प्रजातियां को, जनजातियां को, मानव संसाधन को, मानवीय क्रियाओं को और उनकी भाषा को जो है शामिल किया गया है। और एक एक करके हम लोग जो है चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में, प्रजाति के बारे में, जनजाति के बारे में, मानव संसाधन के बारे में, मानवीय क्रियाएं जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, है ना। या फिर जनसंख्या भी भारत में कितना है, तो 140 करोड़ है। कौन सा प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, कौन प्रदेश में जनसंख्या कम है, कौन प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है, कम है, ठीक है। इसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है बोले कि मानव भूगोल के अंतर्गत विविध मानवीय तत्व जो है, मानव की तथ्य जो है, पहले सभ्यता, क्या सभ्यता और संस्कृति हम लोग पढ़े हैं, तो सभ्यता का जहाँ लोग रहा करते थे, है ना। तो मानव का तथ्य है कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से लोग रहते आ रहे हैं, उनका विकास से रिलेटेड देखिए चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया, द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखा, ठीक है। त्रिविमीय अर्थात स्थानीय, कालिक और अंतर संबंधी अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर मतलब है कि उत्तर भारत में, ठीक है, या दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व में, पश्चिम में, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, या उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तराखंड में कितना है, झारखंड में कितना है, बिहार में कितना है। प्रादेशिक आधार पर जो है हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे है कि मानव भूगोल की यात्रा, मानव भूगोल की यात्रा की प्रारंभ जो है फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, मानव भूगोल की यात्रा जो है किस विद्वान से शुरुआत हुआ है, तो जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल से शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ पर जो है मुख्यतः 18वीं शताब्दी से भूगोल का व्यापक स्तर पर अध्ययन किए जाने का श्रेय जर्मन भूगोलवेता को जाता है। यानी मैक्सिमम जो है मानव भूगोल का जो इतना विकास और विस्तार हुआ, वो श्रेय किसको जाता है, तो जर्मन भूगोलवेता को जाता है, ठीक है। अब यहाँ भौगोलिक अध्ययन में शनै शनै जो है मानव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा, जो है भूगोल में मानव का स्थान जो है ज्यादा रखा जा रहा है, ठीक है ना। और अंततः भूगोल विषय की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मानव भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ, जो है अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसके लिए, मानव के लिए ना। अगर मानव ही नहीं है तो पृथ्वी का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है भौतिक भूगोल बेकार हो जाएगा। इसलिए मानव का जो है महत्व जो है ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में मुख्यतः जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आधुनिक और वैज्ञानिक मानव भूगोल का जन्म हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में बात कर रहा है। फ्रेडरिक रेडजेल के प्रयास के कारण जो है आधुनिक और वैज्ञानिक मानव भूगोल का जन्म हुआ। देखिए मानव भूगोल की यात्रा किन विद्वान से शुरुआत होता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल से होता है, ये याद रखना है। किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक रेडजेल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, तो जर्मन भूगोलवेता है, ठीक है। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल की यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक मानव भूगोल का कौन जन्मदाता है, जनक है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। इतना सा याद रखना है। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी माना जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे माना जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को। इसको आप जब भी पढ़ने बैठे कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं, जो मेन पॉइंट मैं बताते चला जाता हूँ उसको जो है आप नोट डाउन करते चले जाएं। जर्मन विद्वान रेडजेल द्वारा लिखित ग्रंथ देखिए एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है। एंथ्रोपोज्योग्राफी जो है कौन लिखा है, फ्रेडरिक रेडजेल। ये क्वेश्चन तो हर बार ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इसलिए आप ध्यान दें, ये इसको नोट डाउन करें, ठीक है। अब यह है कि मुख्य बिंदु मानव था, जो है फ्रेडरिक रेडजेल जो है एंथ्रोपोज्योग्राफी में वो मुख्य बिंदु किसको रखा है, तो मानव को रखा है कि मानव जो है पृथ्वी पर कैसे सर्वाइव किया अपनी आजीविका चलाने के लिए, और किन किन वातावरण से, प्रकृति से ये इनका जो है सामना करना पड़ा, तब जाकर के जो है आज मानव विकास किया है। अब यहाँ पर जो है मानव केंद्रित इस शाखा को हम दो भागों में विभक्त कर अध्ययन करें। देखिए मानव भूगोल की भी दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो कह रहा है, पहले बोल रहा है कि एक भाग में मानव पर वातावरण
के प्रभाव का अध्ययन। जैसे हमें जैसे उत्तर भारत के लोग अभी हम लोग देखेंगे, अगर उत्तर भारत की ओर देखें, जैसे ये मान लिया जाए उत्तर है, तो उत्तर भारत में जैसे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर है ना, या फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर दिल्ली, पंजाब, उधर के लोग जो हैं 6 फीट से ऊपर का हाइट का लोग होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना। और जैसे जैसे हम लोग जो है मध्य भारत की ओर आने लगते हैं, हमारे वुमेन्स का या खास करके लड़कियों का जो हाइट जो है वो कम होने लगता है। फिर आप इधर चले जाएंगे, पश्चिम भारत में चले जाएंगे, तो उसका भी हाइट अच्छा रहता है, अच्छा खासा 6 फीट से ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मानव पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। दूसरे भाग में वातावरण पर मानव के प्रभाव, जैसे क्या है वातावरण पर मानव का, मानव क्या वातावरण को प्रभावित किया है, जैसे जैसे मानव जो है ये जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे जो है जंगलों का या पर्वतों का या भूमियों का क्या हो रहा है, उत्खनन, खनन और जंगलों को डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। तो इस तरह जो है मानव वातावरण को प्रभावित कर रहा है। तो दो तरीके से हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे, एक तो मानव पर वातावरण, ठीक है, यानी हम जैसे लोगों पर वातावरण का क्या प्रभाव है, या फिर मानव का वातावरण पर क्या प्रभाव है, ये दोनों जो है हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भूगोल के संदर्भ में मानव का अध्ययन के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हुआ। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत किया जाने लगा। देखिए जो है मानव के साथ साथ हमें पर्यावरण को भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मानव और पर्यावरण एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। अगर मानव है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो मानव है। अगर पर्यावरण को अगर हम लोग नहीं देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण नहीं करते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मानव के लिए कौन सा जो है वायु जरूरी है ना, ऑक्सीजन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। जब तक हम पर्यावरण का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो है हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कहता है भूगोल की इस नवीन शाखा को विद्वानों ने मानव भूगोल के नाम से स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रयास किया गया। सिर्फ जो है फ्रेडरिक रेटजेल का ही योगदान नहीं है, और भी भूगोलवेता का भी जो है मानव भूगोल को स्थापित करने में अहम योगदान है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में मानव भूगोल को स्थापित करने का श्रेय विडाल डी ला ब्लास को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि फ्रांस में जो है मानव भूगोल को विस्तार करने में, विकास करने में, लोगों तक पहुंचाने में किनका रोल है, तो विडाल डी ला ब्लास का। इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। विडाल डी ला ब्लास का कहना है कि पृथ्वी और मानव और साथ ही साथ पर्यावरण एक दूसरे का क्या है, अंतः संबंध है ना, और इसका नया विचार देने में जो है विडाल डी ला ब्लास का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पृथ्वी की नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों, है ना, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। मानव भूगोल के अंदर जो है पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास होने वाले लोग यानी जीव, साथ ही क्या है कि भौतिक भूगोल का जो है अनुनाश्रय संबंध को जो है या पारस्परिक संबंध के बारे में जो है समाविष्ट है, समावेश। अब आगे देखिए कि एक अन्य फ्रांसीसी विद्वान जिनका नाम है जीन ब्रून्स के अनुसार वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाओं का कार्य करती है। अब मानवीय क्रिया क्या है, जैसे मानव का क्या करता है, तो शारीरिक क्रिया करता है, मानसिक क्रिया करता है, सामाजिक क्रिया करता है, उसके अंतर्गत जो है प्राथमिक क्रिया करता है, द्वितीय क्रिया करता है, तृतीय क्रिया करता है, ठीक है ना। और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के अंतर्गत और क्या क्या कार्य करता है, तो उत्पादन करने का काम करता है, उत्पादन का काम करता है, ठीक है, उत्पादन का काम करता है। पहला जो है मानव, अगर हम लोग मानव क्रियाओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, मानव क्रियाएं के बारे में पढ़ें, तो हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी होता है। या मानव क्रिया के अंतर्गत जो है मानसिक, शारीरिक, ठीक है ना, और सामाजिक, ये 3 क्रिया। साथ ही क्या करता है, वो प्राइमरी क्रिया करता है, नहीं प्राथमिक क्रिया करता है, सेकेंडरी क्रिया करता है और टर्टियरी क्रिया करता है, ठीक है ना। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कृषि होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, वानिकी होता है ना, खनन सब आता है। और सेकेंडरी में क्या क्या आता है, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है। और टर्टियरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यापार आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है ना, यातायात आता है, सेवाएं आता है, सर्विस वगैरह आता है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो मानव क्रियाएं हैं, ठीक है ना, तो मानव क्रियाएं के अंतर्गत पहला जो काम करता है वो उत्पादन करने के लिए करता है, उत्पादन करता है। फिर क्या करता है, उस उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है, क्या करता है, उपभोग करता है। फिर उस उत्पादन करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो निवेश करते हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या करता है, विनिमय करता है, विनिमय विनिमय। उसके बाद पांचवा क्रिया जो है वो वितरण का है, क्या है, वितरण, ठीक है ना। तो मानव जो है ये 5 विशेष रूप से जो है क्रिया करता है, ठीक है। ये जो है 5 क्रिया, पहला उत्पादन, किसी वस्तु का उपयोगिता का सृजन या वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। निवेश, या फिर निवेश किसको कहते हैं, जब मानव पूंजीगत वस्तुओं पर भविष्य के लिए खर्च करता है तो उसको हम लोग निवेश करते हैं। उपभोग, जब अपनी आवश्यकता को पूर्ति हेतु वस्तु की उपयोगिता का उपयोग करता है तो उसको उपभोग कहते हैं। विनिमय मतलब किसी वस्तु को खरीदने, क्रय या बिक्री के लिए जो लेन देन करते हैं उसे विनिमय कहते हैं। और वितरण, उत्पादित की गई वस्तुओं को बेचकर जो आय प्राप्त होता है उसको अपने उत्पत्ति के साधनों में उत्पत्ति के साधनों का भुगतान जो करता है उसको वितरण कहा जाता है। तो इस तरह जो है मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल की विकास यात्रा में फ्रेडरिक रेटजेल, ब्लास, बून्स, हंटिंगटन, डिमांजिया, व्हाइट, रेनर, B.H. डेविस, डिकेन इत्यादि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। ये सारे जो हैं विशेष रूप से आपको फ्रेडरिक रेटजेल और विडाल डी ला ब्लास के बारे में आपको पूछेगा। मानव का वास्तव में अपना पूर्णतः वातावरण से मुक्त स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मानव जो है वातावरण से हटकर नहीं जिंदा रह सकता है, यानी स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो मानव जो है वातावरण के साथ जो है समावेश बना करके ही रह सकता है। इसीलिए मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और वातावरण दोनों का समावेश रूप से अध्ययन करता है या कराता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव व वातावरण मूलतः एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब है कि मानव द्वारा या जीव जंतु द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। पेड़ पौधा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और उस ऑक्सीजन को मानव लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है जीव जंतु और वातावरण एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। बोल रहा है कि इसी संदर्भ में मानव भूगोल की यात्रा प्रारंभ से वर्तमान अवस्था तक पहुंची है। सरकार भी क्या कर रही है बच्चों, सरकार भी जो है कह सकते हैं वातावरण को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, सतत विकास के बारे में बात करता है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है कि भविष्य में संसाधन बना रहे, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि भूगोल की यात्रा प्रारंभ से यानी शुरू से लेकर के अभी वर्तमान अवस्था तक पहुंची है। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि मानव भूगोल की क्रमानुसार विकास यात्रा कब से शुरू हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है 15वीं से 17वीं शताब्दी जो है खोज और विस्तार का शुरुआत हुआ। ये जो है खोज और कह सकते हैं कि अनुसंधान का जो है सिलसिला जारी रहा। पहले बोल रहे हैं कि उसके क्या नवीन क्षेत्रों को ज्ञात किया, यानी नई नई चीजों के बारे में किया गया है ना। होता है कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों का वर्णन किया गया। मानवीय पक्ष क्या है कि मानव को जिंदा रहने या अपनी आजीविका को चलाने के लिए किन किन चीजों को जो है आवश्यकता पड़ेगी। फिर है व्यापारिक क्षेत्रों में क्षेत्रों एवं संबंधों का जो है विस्तार। फिर दूसरा कड़ी में 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रादेशिक अध्ययन, हर एक राज्य को अलग अलग तरीके से अध्ययन करना, है ना, अलग अलग पार्ट बना करके अध्ययन करना। जो बोल रहा है कि प्रदेश निर्धारण, अलग अलग प्रदेश क्यों बनाया गया, ताकि उस प्रदेश में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आवश्यकता है, उस तरह का विकास किया जाएगा। और मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन का विकास नहीं किया जा सकता है, ट्रेन का विस्तार नहीं किया जा सकता, उसको उसी तरह का डेवलपमेंट होगा। वहां पर जो है रोपवे का विकास किया जा सकता है, वहाँ सीढ़ीनुमा रोड का विकास किया जा सकता है। अब जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर रोडवे से लेकर के जो है रेलवे वगैरह का विकास किया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा है प्रादेश का निर्धारण पहले किया गया, कब, 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। फिर बोल रहा है कि प्रदेशों के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या। फिर बोलता है प्रदेशों की लक्षणों की व्याख्या। जैसे मान लिया जाए कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल की बात करें तो वहाँ जो है ठंड प्रदेश है, तो वहाँ सेब का उत्पादन किया जाता है, तो उसका विशेष लक्षण क्या है कि वहाँ ठंड प्रदेश है। फिर अगर आप आ जाइए इधर मध्य भारत में, तो मध्य भारत जो है गर्मी के लिए जाना जाता है ना। या फिर कहिए कि यहाँ पर जो है समतलीय मैदान है। अब यहाँ जो है हम लोग तीसरा में पढ़ने वाले हैं, वर्ष 1900 से लेकर के 1950 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन, यानी क्षेत्र को अलग अलग बांट करके जो है उसकी विशेषताओं को, उनके फीचर्स को अध्ययन किया गया। बोल रहा है कि क्षेत्र की विशिष्ट पहचान का ज्ञान, कि किस क्षेत्र में जो है कोयला निकलेगा या फिर वहाँ पेट्रोलियम होगा या गैस होगा, या फिर कहिए कि कहाँ जंगल अधिक है, कितना महत्वपूर्ण जंगल है, कितनी बेशकीमती लकड़ियां पाई जाती हैं, है ना, कौन कौन से फलदारी पौधे हैं। फिर बोलता है दूसरा में क्षेत्रीय अंतर, जो है कि अभी मैंने कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हैं काफी 6 फीट से ऊपर होते हैं, जबकि मध्य भारत वाले के धीरे धीरे जो है
बीच वाले जो हैं वो उनका हाइट जो है कम होने लगता है। फिर दक्षिण भारत फिर चले आइए, वहाँ भी हाइट अधिक होता है। फिर इधर पश्चिम भारत आइए, उधर भी हाइट होता है। तो कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है, क्षेत्रीय विशिष्टता भी अलग अलग है। फिर चौथा पॉइंट में 1950 से लेकर 1970 के दशक में स्थानिक संगठन भौतिकी के नियमों और मानवीय संदर्भ में प्रयोग। बोले कि भौतिक नियम बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कैसे जंगल को बचा कर रखना है, या फिर हमें भूमि को कैसे समतल बना, अभी देख रहे हैं जिस तरह कोयला निकालने के लिए खनन और उत्खनन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भूमि को बंजर बनाया जा रहा है, ठीक है, बंजर बनाया जा रहा है। हाँ, प्राकृतिक संसाधन निकाला जा रहा है, अगर उसको फिर से पुनः लेबलिंग करके वहाँ जो है पौधा लगाया जाता है, या फिर वहाँ पर जो है कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, तब तो ठीक है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है कोयला या खनिज निकालने के लिए खनन उत्खनन करके जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, भौतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, मानवीय संदर्भ में प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि मानवीय क्रियाओं का मानचित्र जो है, मानचित्र के माध्यम से हमें अपने प्रदेश को, अपने देश को समझना पड़ेगा और उसके आधार पर जो है अध्ययन करना होगा। अब आगे कहता है कि भौगोलिक अध्ययन में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करें। सांख्यिकी के मतलब है कि मान लिया जाए कि 1950 के दशक से लेते, तो 1950 के दशक में जो है कितना उत्पादन हुआ, फिर जो है 1960 के दशक में हर एक 10 साल में हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में जो है सेंसस होती है, जनगणना होती है ना, और उसी के आधार पर जो है कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी पांचवा में देखिए कहता है 1970 और 1990 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी और विचारधाराएं, ठीक है, इस पर जो है खास करके भूगोलवेताओं ने अपना रिसर्च, अपना जो है शोध किया। फिर बोल रहे मात्रात्मक क्रांति का जन्म हुआ। देखिए जो है मानव भूगोल एक्चुअली मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन का समावेश होता है, ठीक है, मानव भूगोल जो है मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन का समावेश है। पहले लोग प्राचीन कालों में जब सभ्यता का कहिए कि निर्माण हो रहा होगा, उस वक्त लोग भाषा का प्रयोग उतना नहीं करने जान रहा होगा, इशारों में बात कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाषा, व्यवहार, नैतिकता, अनुशासन का विकास होते चला गया, और आज के डेट में जो है यानी कह सकते हैं एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन हुआ। और देख रहे हैं पहले लोग झुग्गी झोपड़ी या गुफा में रहा करता था, धीरे धीरे क्या करने लगा, मिट्टी के घर बनाने लगा, फिर जो है क्रिकेट, फिर बिल्डिंग, इस तरह जो है क्या करने लगा, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होने लगा। और धीरे धीरे मानवतावादी आने लगा, जैसे जैसे लोग जागरूक होते चले गए, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते चले गए, तो कहीं ना कहीं मानवता के अंदर जो है आते गया, विकास होते गया, है ना। तो कब 1970 और 1990 के दशक में विचारधाराएं कहता है कि विचारधाराएं जो है, यानी विचारधारा का मतलब है उनकी दृष्टिकोण, यानी पृथ्वी और मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण है। मानव भूगोल में नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। मानव भूगोल के ज्ञान विषय क्षेत्र का विस्तार हुआ कब, 1970 और 90 के दशक में, ठीक है। अब हम लोग जो है 1990 के दशक से अब तक भूगोल में आधुनिकतावाद आ गया है। ज्योग्राफी भी अभी देखते हैं कि जब बारिश होने वाला होता है तो 2 दिन पहले इंडिकेट कर देता है कि वर्षा होने वाली है, कितना % जो है बारिश होने की संभावना है। तो ये आधुनिक भूगोल है। हम लोग समाचार के माध्यम से या फिर कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से हमें ये पता हो जाता है कि कब जो है बारिश होने वाला है, कब धूप आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ बोले सामान्यीकरण, वैश्विक सिद्धांतों का की उपयोगिता का पर चिंतन, मानवीय दशाओं की व्याख्या। अभी जो है पहले की अपेक्षा मानव की जो दशा है, जो मानव की सिचुएशन है, काफी आधुनिकता हो गया है, काफी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, काफी डेवलप कर गया है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव भूगोल की परिभाषाएं। देखिए मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों तथा मानव वर्गों और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन, साथ ही क्या करना है, प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर मतलब है कि जैसे हम लोग जो हैं, अगर हम लोग भारत का मानचित्र बनाना चाहें तो जैसे यहाँ पर क्या है कि सही से नहीं बन पा रहा है समझने के लिए, कि मान लेते हैं कि ये है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के बारे में विशेष, यहाँ के जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, वहाँ के वातावरण के, वहाँ के मानव के बारे में, वहाँ के मानव की आजीविका के बारे में। फिर इसी तरह जो है गुजरात है, राजस्थान है ना, या फिर कहिए कि इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, इधर अरावली पर्वत है, ठीक है, इधर हिमालय है, इधर जो है उत्तर पूर्व भारत है, इधर भी पहाड़ी एरिया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रादेशिक अध्ययन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ जो है पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर, हम लोग बोल रहे हैं कि जो अध्ययन कर रहे हैं प्रादेशिक आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। मानव भूगोल की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, जैसा कि निम्नलिखित विद्वानों से स्पष्ट होता है। रेटजेल के बारे में, रेटजेल वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता
कहा जाता है। देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अभी तो हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ के आ रहे थे कि फ्रेडरिक रेटजेल है, लेकिन यहाँ वर्तमान मानव भूगोल के बारे में अगर बात करें तो रेटजेल होगा। कौन होगा? रेटजेल। ये भी नोट करने की चीजें। और जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल थे। ये तो फ्रेडरिक रेटजेल जन्मदाता है ही, लेकिन इनको और भी विकास और विस्तार करने में रोल किनका है? तो रेटजेल का है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी 3 खंडों में प्रकाशित की है। यानी उसके मतलब है कि पहला में कम डेवलप हुआ होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, है ना। ये जो है धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? मानव भूगोल के बारे में विकास और विस्तार किया। ठीक है। अब यहाँ देखिए रेटजेल क्या कहता है। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र जो मानव आंख से देखता है, ठीक है ना, वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये कौन कह रहा है? फ्रेडरिक रेटजेल कह रहा है। यानी रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। यानी मानव और वातावरण का संबंध को ही क्या है? मानव भूगोल कहा जाता है। अब रेटजेल के शिष्या जो है, रेटजेल के शिष्य कुमारी शैम्पुल अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी पर चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये हमेशा पूछता है, कुमारी सिंपल से रिलेटेड भी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। आपको ये डिफिनेशन दिया हुआ रहेगा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी अस्थायी है, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर क्या होते रहता है? रोटेट होते रहता है, इसलिए बोल रहा है अस्थायी पृथ्वी। फिर बोला चंचल मानव क्रियाशील होता है, मानव भी क्या है? क्रियाशील है। या फिर यहाँ रहता चंचल ना होकर के क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। ये इसलिए इनका डिफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है। किसका? कुमारी सैम्पुल का। और किसका शिष्य थी? फ्रेडरिक रेटजेल का। ये भी याद रखना। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन भूगोलवेता थे। अब यहाँ पर फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाप्लास, ये जो है मानव भूगोल को जो है फ्रांस में जो है काफी विकास और विस्तार किया। ये भी पूछता है। इनके अनुसार क्या है मानव भूगोल? मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। ये इनका कहना है कि मानव भूगोल जो है विचारों के विकास, लोगों का धीरे धीरे जो है प्रकृति के प्रति जो है, पृथ्वी के प्रति जो है, मानव के प्रति जो है ना, विचारधारा का विकास हुआ, है ना, लोग जागरूक हुए। ना कि बोला है कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम, सिर्फ विचारधारा का बोला, विचारों का विकास ही जो है मानव भूगोल है। अब अमेरिकी भूगोलवेता प्रोफेसर हंटिंगटन ने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुण के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हंटिंगटन के ही हिसाब से बोला कि मानव भूगोल मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन का समावेश होता है। ठीक है ना। अब यहाँ 5वां डिफिनेशन है डिंकिन और पिट्स के अनुसार मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। यानी मानव और मानव की कितनी क्रियाएं हैं? तो मैंने बताया कि मानव जो है 3 प्रकार की क्रिया करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। साथ ही क्या है, अगर इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से सोचे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के अंतर्गत जो है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी। और अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी के अंतर्गत जो है 5 क्रियाएं करता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश और वितरण। ठीक है। ये कौन कर रहा है? डिकिन और पिट्स। अब छठा में D.H. डेविस के अनुसार मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। मानव के साथ साथ पृथ्वी के तल के क्षेत्र के बारे में जो अध्ययन होता है उसको मानव भूगोल कहते हैं। ये कौन कर रहा है? D.H. डेविस द्वारा। अब यहाँ पर 7वां है व्हाइट रेनर के अनुसार मानव प्रमुखता, मानव परिस्थितिकी जिससे पृथ्वी की प्रवढ़ भूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। यानी हर प्रदेश में मानव वातावरण के साथ कैसे जो है अनुकूलित होता है, कैसे समावेश होता है, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है ना। इसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। जीन ब्रून्स, देखिए ये जीन ब्रून्स क्या कहता है, ये भी फ्रांस के रहने वाले, विडाल डी लाप्लास और जीन ब्रून्स कहाँ के रहने वाले? फ्रांस का रहने वाले। और फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ का रहने वाला है? तो जर्मन का रहने वाला है। ये सब याद रखना है कि कौन विद्वान कहाँ से बिलोंग करता था और कहाँ कहाँ जो है वो अपना मानव भूगोल का विस्तार और विकास किया। वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। ये कौन कह रहा है? जीन ब्रून्स, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। दृश्य मतलब जो दिखाई पड़ता है, पृथ्वी दिखाई पड़ती है, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, मानव दिखाई पड़ता है ना, जो मानवीय क्रियाएं काम करती है,
सारा कौन काम कर रहा है? मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो रहा है। आज भी हम लोग अगर किताब पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है? मानव क्रियाओं का ही देन, नहीं तो हम लोग भूगोल के बारे में जान भी नहीं पाते। हम लोग डिफिनेशन लास्ट है, डिमांजिया फ्रांसीसी विद्वानी भी कहाँ कराने वाला है? फ्रांस कराने वाला है। बड़े मानवीय वर्ग और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन बतलाता है। कौन? मानव भूगोल। ठीक है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र और मानव समूहों और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के परस्पर संबंधों तथा वातावरण समायोजन, स्थानिक संगठन और का अध्ययन मानव प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। बोला कि जितना भी हम लोग मानव विकास का अध्ययन कर रहे हैं वो मानव की प्रगति के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मानव की प्रगति के लिए। ठीक है। अर्थात मानव भूगोल पृथ्वी मनुष्य के अंतर संबंधों का एक नई परिकल्पना प्रस्तुत करता है। देखिए मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस यानी प्रस्तुत करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मानव भूगोल का उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल का उद्देश्य प्रादेशिक विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन की व्यवस्थित व्याख्या करना है। देखिए मानव भूगोल का क्या उद्देश्य बोल रहा है कि प्रादेशिक विभिन्नता का मतलब है कि जो हमारे भारत है मान लिया जाए, है ना, भारत में जो है या कह सकते हैं कि ये मान लिया जाए मेरा अर्थ है। अर्थ का बीचों बीच क्या है? इक्वेटर है और उसके बाद इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है ना, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच जो है मानव रहने अनुकूल वातावरण है। यानी नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल की बात करें, इधर भी जो है 66.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री और इधर जो है 66.5 डिग्री यानी 0 डिग्री यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से नॉर्थ की ओर 66.5 डिग्री और 0 डिग्री से साउथ 66.5 डिग्री तक मानव के अनुकूल वातावरण पाया जाता है। उसमें भी विभिन्नताएं हैं, उसमें भी विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ जो है इस तथ्य का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मानव समूह अपने भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लिया नॉर्थ पोल की ओर है, नॉर्थ पोल की ओर कोई रहता है, इधर जो है ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश में यहाँ कैसे यहाँ के लोग जो हैं इस वातावरण से अपने आप को सामंजस्य किया, इसके बारे में अध्ययन जो है मानव भूगोल है। मानव भूगोल का यही उद्देश्य है कि हर वातावरण से मानव कैसे समायोजित करता है, कैसे सामंजस्य स्थापित करता है ना, इसके बारे में उस वातावरण के बारे में जो है अध्ययन करता है। ऐसा करते समय वह अपने द्वारा अर्जित अनुभवों और प्रादेशिक अंतर संबंधों का पूरा लाभ उठाता है। अब एक दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो मानव भूगोल का अध्ययन केवल मानव परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का ही अध्ययन नहीं है, वरन उससे कुछ अधिक व्यापक और गहन अध्ययन है। मानव परिस्थितिकी में हम यह विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन में उसका क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक क्रिया यानी वातावरण में बारिश हो रही है तो वर्षा जो है मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक तो धनात्मक प्रभाव यह है कि उस वर्षा से वो लोग अपना कृषि अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी करता है। दूसरा ऋणात्मक प्रभाव क्या है, अत्यधिक बारिश हो जाने से बाढ़ आ जाती है या उनके फसलें नष्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक वातावरण से जो है 2 प्रकार का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। परंतु मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण का ही नहीं वरन सांस्कृतिक वातावरण, अगर हम लोग संस्कृति की बात करें, संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब होता है जो मानव के अंदर निहित होता है, जो मानव के अंदर निहित होता है या समावेश होता है, उसी को संस्कृति कहते हैं। जैसे उसका मूल्य, नैतिकता, विचार, है ना, गुणात्मक, तो ये सारे जो हैं बोला है कि सांस्कृतिक वातावरण का भी शक्तियां, तथ्यों की प्रक्रियाओं के प्रभावों का तथा मानव द्वारा उनमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं। मान लिया जाए कि आप हर एक प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ के खान पान, रहन सहन, है ना, या मकान जो है अलग अलग दिखाई पड़ता है हर एक प्रदेश में। वहाँ की भाषाएं, वहाँ का संस्कृति बिल्कुल जो है अलग अलग होता है। तो ये अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने वातावरण से कैसे सामंजस्य करते हैं, इस तथ्यों का अध्ययन करके जो है मुख्य उद्देश्य है मानव भूगोल का। ठीक है ना। मानव भूगोल के उद्देश्य के संबंध में प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास का कथन उल्लेखनीय। क्या कहते हैं ये? पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव
और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य है। जैसे हम उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, मानव वहां जाएगा और अपना व्यवसाय करेगा, अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य करेगा। यही है मानव भूगोल का उद्देश्य कि हम कोई प्रदेश के बारे में पूरा विश्लेषण, पूरा जो है हाइपोथेसिस, परिकल्पना करेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, तब वहां मानव जाएगी, तब जो है वहां से अपनी आजीविका के कार्य करेंगे। ये क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य। कौन कह रहा है? प्रोफेसर ब्लास। इसका पूरा नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लासी। कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर ब्रूम्स क्या कहते हैं? मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाओं, कलापों। तो मानवीय क्रियाकलाप क्या है? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। भौतिक भूगोल के तत्वों के संबंधों का अध्ययन है। अपने मानवीय क्रिया के साथ भौतिक भूगोल के समावेश के संबंध में जो अध्ययन होता है उसी को मानव भूगोल कहते हैं, और मानव भूगोल का ये उद्देश्य है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई मानव समूह अपनी जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण में किस प्रकार जो है अपने आप को समावेश करता है। देखिए यहाँ पर जो है मानव हमेशा समूह में रहना चाहता है, एक दूसरे का सहयोग देना और सहयोग लेना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, ठीक है। और वो सामाजिक कार्य करता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, यानी अपने आजीविका को चलाने के लिए इकोनॉमिक वर्क करता है ना, ऐसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति होती है। अपनी संस्कृति पर भी लोग काम करते हैं। देखते होंगे कि एक त्योहार मनाते हैं, कोई मान ली दीपावली हो, दशहरा हो, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे लोग अनुशासित होता है, लोग अनुशासन में रहना सीखता है, ठीक है। कल्चर क्यों मनाते हैं, कल्चर क्यों मानते हैं लोग? तो अपनी अनुशासन, नैतिकता और विचारधारा को बनाए रखने के लिए जो है ये सारी चीजें करता है, ठीक है ना। थोड़े विकास के लिए वातावरण में किस प्रकार वो समावेश करता है, ये सारे सब मानव करता है। मानव समूह में रहना अच्छा पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए इकोनॉमिक वर्क करता है और अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयोग करता है, यानी वातावरण में क्या क्या परिवर्तन करता है। इसमें मानव समूहों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के वातावरण समायोजन का तथा प्रादेशिक व्यवस्थापन और क्षेत्रीय यानी क्षेत्र का संगठन का अध्ययन किया जाता है। दिख रहे हैं वातावरण का परिवर्तन कैसे हो रहा है, लोग एसी रेफ्रिजरेटर बना रहा है, इससे वातावरण का दूषित हो रहा है, वातावरण क्या हो रहा है, उससे दूषित हो रहा है, इतना हानिकारक जो गैस निकल रहा है उसको, है ना, क्लोरोफ्लोरो जिसको बोला जाता है, उससे क्या ओजोन परत, ओजोन का लेयर जो है घिस रहा है, पतला हो रहा है। तो और दूसरी चीज है कि मानव क्या कर रहा है, जंगलों को कटाई कर रहा है, भूमि का खनन उत्खनन कर करके बंजर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है, विदोहन कर रहा है। अब अगर आगे देखिए कि मानव भूगोल के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदायों का अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है हम झारखंड में निवास करते हैं, जैसे बिहार पटना गए, इतनी गर्मी है कि वहाँ शहर जाने के बाद कभी ऐसा नहीं रहा है कि जो है स्वेट शरीर से नहीं निकला, पसीना नहीं निकला, क्योंकि हमें उतनी गर्मी झेलने की जो है एबिलिटी या समायोजन हमने कभी सीखा ही नहीं। अचानक उस परिवेश में, उस वातावरण में चले जाते हैं तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। फिर क्या है कि अचानक बिहार वाले कहाँ चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर एकदम ठंड प्रदेश में चले जाएंगे, तो अचानक गर्मी और ठंड, तो अपचय हो जाएगा, बॉडी का अपचय हो जाता है। अपचय किसको कहते हैं, ज्योग्राफी का भाषा ही अपचय है। जब ठंडा गर्म के झोंका से पृथ्वी क्या होने लगता है, टूटने लगता है और मिट्टी का रूप लेने लगता है, उसको अपचय कहते हैं। उसी जब कोई व्यक्ति गर्मी झेलने की जो अपनी एबिलिटी बना रखा है, तुरंत ठंड प्रदेश में आ जाता है तो क्या हो जाता है, बीमार हो, ठीक है ना। तो हर एक वातावरण कर सकते हैं या विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदाय अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ का अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य है। इसीलिए पहले बता दिया जाता है कि ये प्रदेश इतना टेम्परेचर में है, इतना जो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो पहले बता दिया जाता है ताकि मानव जो है प्रिपेयर हो जाए, वहां जाने से पहले प्रिपेयर हो जाए, सारी चीजें उनको पता हो, नहीं तो वहां जाने के बाद झेलना पड़े, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत है। तो मानव भूगोल के ये उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, है ना। फिर कहता है कि मानव की जनसंख्या से संबंधित विविध तथ्यों का अध्ययन करना कि किस प्रदेश में, मान ली पठारी भागों में जनसंख्या का जो घनत्व होता है, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति रहता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र जो है अरुणाचल प्रदेश में 17 रहता है। जबकि आप बिहार आ जाइए, जब आप बिहार की बात करते हैं तो वहां पर जनसंख्या जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सघन जनसंख्या है, जबकि यहाँ विरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पठारी है ना, वहाँ जो है सुख सुविधाओं की चीजें जो है लोग का बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। और बिहार जो है मैदानी भाग है, समतल भाग है, तो यहाँ कृषि योग्य भूमि है, जिसके कारण जो है यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये सारी चीजें का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ये मानव भूगोल का उद्देश्य है। तीसरा है कि भूमि उपयोग प्रतिरूपों को व्याख्या। जैसे देखिए प्रतिरूप का मतलब है कि हम लोग कैसे जानते हैं कि उत्तर भारत के जो है हिमालय पर्वत है, तो कहीं ना कहीं जो है हम प्रादेशिक अध्ययन किए, उसका प्रारूप का अध्ययन किए, साथ ही ये भी कि वहाँ का सबसे बड़ा ऊंची चोटी कौन है, सबसे छोटा कौन है, वहाँ कितने
पर्वत हैं, पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं, जब तक उस प्रदेश के पर्वतों का अध्ययन नहीं किया गया, उस प्रतिरूप का अध्ययन नहीं किया गया, तो हम लोग बात किसे जानते हैं। तो इसलिए बोला कि भूमि उपयोग प्रतिरूपों की व्याख्या करना, उनके प्रतिरूप के आधार पर जो उसकी हम लोग जो है व्याख्या करते हैं, लिखते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है ना। अब बोले मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों प्रदेशों में किए गए विकास विध्वंस का अध्ययन करना। जैसे अभी आप हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे तो वर्षा के दिनों में, अभी फिलहाल केरल में जो है भूस्खलन हुआ, तो भूस्खलन क्या है, विध्वंस, वो क्या हो रहा है, प्राकृतिक नुकसान है, लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब बोले कि मानव और वातावरण की ऐसी कौन सी पारस्परिक संबंध है जिसके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर है, वो है पर्यावरण। पर्यावरण बहुत बड़ा जो है वैश्विक जो है मुद्दा है। पर्यावरण जो है एक वैश्विक मुद्दा है, प्रदूषण जो है वैश्विक मुद्दा है, आतंकवाद जो है वैश्विक मुद्दा है। तो पर्यावरण जो है पूरे विश्व का नजर है कि पर्यावरण अभी जैसे दूषित हो जाता है, डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे अनेक बीमारियां हो रही हैं। अभी फिलहाल हम लोग कोविड-19 जो है, कोविड-19 यानी हम लोग झेल के आ रहे हैं, जिसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना किसके कारण हुआ, पर्यावरण के हरासमेंट के कारण, ठीक है ना, हरास के कारण। अब यहाँ मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं जिसके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता है, तो वही तो बोले पर्यावरण, ठीक है। बोले मानव भूगोल में हम प्रत्येक मानव के अलग अलग अध्ययन के बजाय मानव वर्ग के और प्रदेश के वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। वातावरण के दो पहलू, पहला प्राकृतिक वातावरण और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक वातावरण शक्तियां, प्रक्रियाएं, तत्व उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग या मानव समूह पर प्रभाव डालते हैं, है ना। प्राकृतिक वातावरण शक्तियां सौर शक्ति और भौगर्भिक रेडियो सक्रियता, गुरुत्व आदि होती है। देख रहे हैं प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड क्या क्या है, रेडियो सक्रियता, गुरुत्वाकर्षण, है ना, भूकंप वगैरह जो है, ज्वालामुखी वगैरह जो है, वो जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत। और उनकी प्रक्रियाएं, जैसे अपक्षय, अपक्षय अभी मैंने जिक्र किया था कि जब मान लिया जाए कि वर्षा होता है, यहाँ मान लिया जाए पत्थर है ना, मान लेते हैं पत्थर है, वर्षा हो रही है, इधर से क्या है कि सनलाइट भी पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है इसमें, ठीक है, सनलाइट पड़ रहा है इसमें, तो ये क्या होता है, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है, और इसकी ऊपरी परत जब टूटता है ना, ठंडा गर्म से होने के कारण जो है पत्थर जब टूटता है और उसकी ऊपरी परत जो है स्ट्रॉम के कारण, आंधी के कारण उड़ जाता है या मिट्टी बनने लगता है, तो उस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अग्नीय विस्फोट तो आप जान ही रहे हैं कि अग्नि जो है ज्वाला, जब भूकंप वगैरह होता है ना, तो ये बोल रहा है कि वर्षा, तुषार, भूमि अपर्दन, अपर्दन तो जान ही रहे, हवा के माध्यम से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वर्षा के कारण जो है मिट्टी कटाव बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भूमि अपर्दन, ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और बोल रहा है कि आदि द्वारा भूदृश्य परिवर्तन करती है तथा मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। मान लीजिए कि अचानक भूकंप हुआ तो मानव क्रिया को प्रभाव करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा। या फिर कहिए कि अचानक बारिश होने लगा, उसमें भी प्रभावित करता है। भूमि अपर्दन से भी मानव जो है प्रभावित होता है। इनके तत्व बोले भूमि, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि होते हैं। इन सभी का संबंध उस क्षेत्र के मनुष्य वर्ग से होता है, नहीं सीधा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे मानव जो है भूमि से, जलवायु से, मिट्टी से, खनिज से, वनस्पति से, जीव जंतु से, सभी से प्रभावित है, सभी एक दूसरे का अनुनाश्रय है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है ना। इसी का जो है हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वातावरण, ठीक है ना। अभी बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, अब यहाँ बोल रहे हैं सांस्कृतिक वातावरण की भी शक्तियां, प्रक्रियाएं, तत्व होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति किसी प्रदेश के निवास करने वाला जनसमूह, मानव के स्थानिक और कालिक संबंधों में मानव समाज के लक्ष्य क्या है, प्रतीकों और मानव का भी उतना ही महत्व है। मान मतलब मान सम्मान की बात कर रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है, विचारधारा की बात कर रहा है ना, तो या फिर अनुशासन की बात करता है, ये मानवीय संस्कृति वातावरण है। अगर हम अनुशासन में नहीं रहे, पेड़ पौधा काटते चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अनुशासन क्या है, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। नैतिकता है बड़ी को सम्मान, मान देना, मान मतलब वैल्यू देना, है ना, मूल्यवान समझना। अब बोल रहा है कि सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के तीन मुख्य विभाग हैं। पहला मनुष्य के विचार तथा मान, वही बोले विचारधारा, मानव एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, है ना, रखता है ना, तो उसको उसका विचारधारा है। फिर मान यानी बोलते हैं मान सम्मान देना, ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। संस्कृति किसको कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर निहित होता है, विद्यमान होता है, जैसे नैतिकता, मूल्य, विचारधारा, अनुशासन, है ना, एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन, ये क्या है, सांस्कृतिक वातावरण है। और मनुष्य की कार्य प्रणाली और तकनीकी
ठीक है। मनुष्य के कार्य प्रणाली जो है, कार्य करने का जो सिस्टम है, जैसे शारीरिक वर्क है, मानसिक वर्क है ना, या सामाजिक वर्क है, ये सब सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। मनुष्य के कार्य जो है ये भी क्या है, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ जो है निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, लास्ट यहीं तक हम लोग आज वीडियो रखेंगे, है ना। मानव भूगोल में वातावरण मानव की क्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, मानव भूगोल का वातावरण मानव की क्रियाओं के परस्पर पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। परंतु अब संबंधों का अध्ययन करते हैं, परंतु अब इस बात पर भी पुनः ध्यान आकृष्ट करता है कि उन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों के आधार पर होता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग प्रदेशों के आधार पर जो है अध्ययन किया जाता है। अतः दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेश और संसाधनों की कूटयुक्ति का अध्ययन ही मानव भूगोल है। धन्यवाद बच्चों, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।